मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, सहाचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय जीतवाना में कार्यरत हूँ। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट में पॉलिटिकल साइंस प्रथम फर्स्ट का संप्रभुता की अवधारणा का अध्ययन करेंगे और उसके साथ ऑस्टिन का भी अध्ययन करेंगे हम। यानी कि प्रभुसत्ता अथवा संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है। वस्तुतः यही वह तत्व है जो राज्य तथा अन्य समुदाय के बीच भेद स्थापित करता है। संप्रभुता के बारे में हम ये कहते हैं कि दो पहलू या स्वरूप होते हैं। आंतरिक संप्रभुता यानी राज्य के भीतर सभी व्यक्तियों तथा समुदाय पर राज्य का एकाधिकार होगा। राज्य का आदेश सबको देता है, परंतु वह किसी से आदेश प्राप्त नहीं करता है। और बाह्य संप्रभुता का मतलब है राज्य अन्य राज्यों से के दबाव अथवा हस्तक्षेप से स्वतंत्र होता है, यानी अपनी इच्छा अनुसार वह विदेश नीति या तय करता है। परिभाषा के दृष्टिकोण से हम देखें संप्रभुता की, तो संप्रभुता का आंग्ल पर्यायवाची शब्द सॉवरेनिटी शब्द लैटिन भाषा के शब्द सुपर व एनास से बना है, जिसका तात्पर्य उस भाषा में सर्वोच्च शक्ति होता है। राजशास्त्र में संप्रभुता का अर्थ राज्य की सर्वोच्चता से है, जिसके आदेश व कानून सर्वोपरि अथवा अंतिम रूप से मान्य होते हैं। बोंदो ने इस संबंध में लिखा है कि प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर वह उच्चतम शक्ति है जिस पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं है। ग्रोशियस ने लिखा है प्रभुसत्ता वह उच्चतम शक्ति है जो उस व्यक्ति में निहित होती है जिसके कार्यों को किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा शून्य करार नहीं दे सकती। बर्गस ने लिखा है कि संप्रभुता व्यक्तियों और उसके समुदाय के ऊपर प्राप्त राज्य की मौलिक निरपेक्ष एवं निरपेक्ष शक्ति है। यानी कि विलोबी ने लिखा है प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है। ये जो विलोबी और उसके बाद विड्रो जो विल्सन ने लिखा है कि वह शक्ति जो सदा क्रियाशील रहकर कानून बनाती है और उसका पालन करती है। बर्गस जो लिखता है वो अभी बताया लास्की के अनुसार राज्य अपने प्रदेश में स्थित सभी व्यक्तियों तथा व्यक्ति समुदाय को अपना आदेश देता, परंतु वह इनमें से किसी के द्वारा आदेश प्राप्त नहीं करता है। यानी कि संप्रभुता के बारे में ये कह सकते हैं हम कि प्रभुसत्ताधारी वैधानिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय से उस तरह वह सभी को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर सकती है। यानी प्रभुसत्ता के बारे में हम ये कह सकते हैं कि संप्रभुता के दो पक्ष हैं, आंतरिक संप्रभुता एवं बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता की दृष्टि से संप्रभुता का तात्पर्य यह होता है कि राज्य व्यक्तियों या व्यक्ति समुदाय से उच्चतर होता है। अपने निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों को अपने क्षेत्र के अधीन स्थित सभी समुदायों और संगठनों को किसी भी प्रकार की आज्ञा दे सकता है तथा शक्ति के आधार पर इन आज्ञाओं को मनवा भी सकता है। व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह द्वारा इन आज्ञाओं के विरुद्ध अन्यत्र कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। डॉक्टर गार्नर संप्रभुता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है और एक राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्ति और समुदाय इसके अधीन होते हैं। भारी संप्रभुता के बारे में हम कह सकते हैं कि भारी संप्रभुता तात्पर्य वह है कि राज्य किसी भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। एक राज्य को यानी कि वह विदेशों से चाहे वैसे संबंध स्थापित कर सके। यानी संप्रभुता के बारे में जो विशेषताओं में हम कह सकते हैं जो संप्रभुता के लक्षण प्रभुसत्ता के, उसमें जैसे कि स्थायित्वता, निरंकुशता है और स्थायित्व है, सर्वव्यापकता है, अद्वैतता है, एकता है, मौलिकता है, चिरभोगिता है, अनंतता है। यानी कि स्थायित्व है, अपवर्जितता है, सर्वव्यापकता है, अद्वैतता है यानी किसी को दूसरे को नहीं दे सकता, और एकता यूनिटी है, अवधि रहितता है और अविभाज्यता है, निरंकुशता है और मौलिकता उसमें संप्रभुता में होती है। संप्रभुता के बारे में हम विविध प्रकार का जब अध्ययन करते हैं तो हम जो पाते हैं उसमें पहला जो है औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता। औपचारिक संप्रभुता का मतलब यह है उस शासक राजा या संप्रभु से होता है जिसे वास्तविक अधिकार तो नहीं प्राप्त होते हैं मिले हों, परंतु सरकार को
प्रमुख या प्रतीक के रूप में अध्यक्ष वही माना जाता है तथा सरकार के सभी महत्वपूर्ण कार्य उसी के द्वारा किए जाते हैं। यानी गेटल के अनुसार यदि राज्य का प्रधान औपचारिक, रस्मी या नाममात्र का सत्ताधारी है तो वह औपचारिक प्रभु सत्ता कहलाएगी, और यदि वह हम कह सकते संवैधानिक कानून रूप से समस्त शक्तियाँ औपचारिक संप्रभु को प्राप्त होती है, परंतु उनका प्रयोग उसके नाम से अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इंग्लैंड का संसद सम्राट तथा भारत का राष्ट्रपति ऐसा ही औपचारिक संप्रभु है। ब्रिटेन का सम्राट नाममात्र का अध्यक्ष होता है, यद्यपि सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां उसी के नाम से की जाती है। सारे महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं उसके मान जाते हैं। सभी न्यायालय उसी के न्यायालय कहे जाते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि वास्तविक रूप से उन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। भारत में भी संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति है, परंतु वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। इसी कारण यह कहा जाता है कि इंग्लैंड का राजा और भारत के राष्ट्रपति राज्य करते हैं, शासन नहीं करते हैं। यद्यपि राज्य के प्रधान अधिकारी के हाथों में वास्तविक सत्ता होती है तो उसे वास्तविक संप्रभु कहा जाता है। उदाहरणतः भारत में और इंग्लैंड में प्रधानमंत्री और कैबिनेट वास्तविक सत्ताधारी होती है, यानी मंत्रिपरिषद। संक्षेप में वास्तविक और औपचारिक प्रभु सत्ता का यह भेद संसदीय शासन प्रणाली में ही होता है। संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका 2 भागों में विभक्त की जाती है। राज्य के प्रधान के अधिकार नाममात्र के होते हैं तथा वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद के हाथों में रहती है। सिद्धांत में शासन की समस्त शक्तियों उसी में निहित रहती है, परंतु व्यवहार में उसकी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करता है। दूसरा जो है विधित यानी वैध और यथार्थ संप्रभुता, डी जूरी और डी फैक्टो सॉवरेनिटी। एक देश के संविधान द्वारा जिस व्यक्ति या समुदाय को शासन करने का अधिकार दिया जाता है उसे वैध संप्रभु कहते हैं, और एक देश के अंतर्गत व्यवहार में अथवा वास्तव में जिस व्यक्ति या समुदाय के द्वारा शासन किया जाता है, दूसरे शब्दों में जनता से जो व्यक्ति समुदाय वास्तव में अपनी आज्ञाओं का पालन कराता है उसे यथार्थ संप्रभु कहते हैं। यथार्थ संप्रभु की परिभाषा करते हुए ब्राइस ने कहा है कि यथार्थ संप्रभुता उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के उस समूह में पाई जाती है जो कानूनन तथा गैर कानूनन अपनी इच्छा को राज्य में कार्यान्वित कर सकता है। सामान्यतः वैध और यथार्थ संप्रभुता अलग अलग नहीं होते, किंतु जब कोई व्यक्ति एक के श्रेणी या बहुसंख्यक जन समुदाय राज्य के विद्यमान संविधान और कानून की उपेक्षा कर क्रांति, विद्रोह या शक्ति के प्रयोग द्वारा शासन शक्ति अपने हाथ में लेकर अपनी सरकार स्थापित कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में वैध संप्रभु पुरानी सरकार ही रहती है, लेकिन नवीन स्थापित सरकार उस राज्य की वास्तविक संप्रभु बन जाती है। लेकिन लेनिन ने 1917 में, अयूब खान ने 1958 में, याह्या खान ने 1968 में, मुशर्रफ ने 1999 के द्वारा पहले तो विद्रोह के आधार पर पाकिस्तान की यथार्थ प्रभुता प्राप्त की गई, फिर जन स्वीकृति के आधार पर वैध प्रभुता भी प्राप्त कर ली। वैधानिकता और राजनीतिक संप्रभुता यानी कि एक व्यक्ति के अंतर्गत कानून का निर्माण करने और उसका पालन करने की सोच शक्ति जिस सत्ता के पास होती है उसे वैधानिक अथवा कानूनी संप्रभुता कहा जाता है। वैधानिक संप्रभुता वह है जिसे न्यायालय स्वीकार करता है, जिससे कानून अथवा विधि बनाने तथा बिगाड़ने का पूर्ण अधिकार हो। वैध संप्रभुता किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नैतिक और प्राकृतिक नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कानूनी संप्रभु न्यायालय तथा वकीलों का संप्रभु है। न्यायालय केवल वैध संप्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुयायियों में बोंदो, हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन इत्यादि प्रमुख है। इनके मतानुसार प्रभु सत्ता एक निश्चित और प्रत्यक्ष व्यक्ति समूह में निहित होनी चाहिए और राज्य में जिसे कानून बनाने का अधिकार है उसी को कानून की दृष्टि से प्रभु सत्ताधारी माना जाना चाहिए। वस्तुतः कानून निर्मात्री संस्थाओं में वैधानिकता संप्रभुता का निवास होता है। आधुनिक लोकप्रिय राज्यों में यह सत्ता संसद में होती है। वह संपूर्ण राज्य के लिए विधि निर्माण करती है और उन विधियों का पालन संपूर्ण राज्य के निवासियों को करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, कानून दृष्टि से ब्रिटिश संसद को सर्वशक्तिशाली संस्था कहा जा सकता है। डायसी ने कहा है कि संसद की संप्रभुता कानून दृष्टि से हमारी राजनीतिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण विशेषता है। डी लॉम में लिखते हैं कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती।
कानूनी सत्ता को प्रभावित करने वाली शक्तियों को ही राजनीतिक सत्ता कहा जाता है। कतिपय विद्वानों का मत है कि राजनीतिक दृष्टि से प्रभु सत्ता उस समूह जनता में निहित है जो कानूनी संप्रभुता का मालिक है और जिसके समर्थन से ही कानूनी संप्रभु को उसका स्थान तथा शक्ति प्राप्त होती है। डायसी ने कहा है कि वकीलों द्वारा मान्य प्रभुताधारी के अतिरिक्त राज्य में अन्य प्रभु सत्ताधारी होता है जिसके आगे कानूनी प्रभु सत्ताधारी हमेशा निश्चित और स्पष्ट नहीं होता। कहीं पर वह एक मंत्री हो सकता है, कहीं पर वह एक सम्राट, कहीं पर वह सेनापति, कहीं पर वह मतदाता। कभी कभी लोक मत और निर्वाचकों की इच्छा को राजनीतिक संप्रभु के नाम से पुकारा जाता है और उसमें जो शक्ति होती है उसे राजनीतिक संप्रभुता कहा जाता है। यदि इंग्लैंड में राजनीतिक प्रभु की खोज की जाए तो यह कहा जाए कि वहाँ संसद कानूनी संप्रभु है तथा वहाँ का मतदाता राजनीतिक संप्रभु है, क्योंकि उसी के द्वारा संसद की रचना होती है। इस संबंध में लिकॉक का कहना है कि राजनीतिक प्रभुता की जितनी खोज की जाए उतनी ही वह दूर भागती दिखाई देती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में वैधानिक और राजनीतिक प्रभुता में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि विधि निर्माण प्रक्रिया में भी जनता की प्रत्यक्ष भूमिका रहती है। किंतु प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि विधि निर्माता के रूप में कार्य करती है, अतः वह प्रतिनिधात्मक विधायिका वैधानिक संप्रभु होती है तथा उस पर नियंत्रण रखने वाली जनता मतदाता राजनीतिक संप्रभु कहलाती है। गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीतिक संप्रभु का अर्थ है राज्य में कानून के पीछे रहने वाला सामूहिक प्रभाव। आधुनिक प्रतिनिधात्मक सरकार में हम उसे मोटे तौर पर लोगों की इच्छा कह सकते हैं। वस्तुतः वैधानिक और राजनीतिक संप्रभु दो भिन्न वस्तुएं नहीं हैं। यथार्थ में वह प्रभुता के दो पक्ष हैं और उनके बीच घनिष्ठ संबंध आवश्यक है। यदि वैधानिक प्रभु अर्थात संसद और राजनीतिक प्रभु अर्थात मतदाता के मध्य संघर्ष होता है तो उसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। इसी कारण नीची ने लिखा है कि एक अच्छे शासन की समस्या अधिकांश में वैधानिक संप्रभु तथा राजनीतिक संप्रभु के मध्य वास्तविक संबंध स्थापित करने की समस्या है। लोक प्रभुता यानी कि पॉपुलर सॉवरेनिटी यानी लोक प्रभुता संप्रभुता से तात्पर्य जनता की प्रभु सत्ता। लोकतंत्री राज्यों में प्रभु सत्ता अंततोगत्वा जनता में निहित होती है और जनता को ही सर्वोपरि माना जाता है। जनता शब्द अस्पष्ट अतः है। लोक सब प्रभु सत्ता मतदाताओं या निर्वाचकों में सन्निहित होती है। लोक प्रभु सत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्सिलियो तथा विलियम आदि ने किया। गवर्नर ने लिखा है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ निर्वाचक समूह की बहुसंख्या की शक्ति से अधिक कुछ नहीं होता। यह उन्हीं देशों में संभव है जिनमें व्यापक मताधिकार की प्रणाली प्रचलित है और वैध रूप से स्थापित मार्गों द्वारा उनके इच्छा को व्यक्त और प्रसारित करने के लिए क्रियान्वित होती है। लोक प्रभुसत्ता सिद्धांत का विकास 17वीं-18वीं शताब्दी में राजाओं के दैवीय अधिकारों के विरोध में हुआ था। रूसों ने अपनी सामान्य इच्छा के सिद्धांत द्वारा लोकप्रिय संप्रभुता का जोरदार समर्थन किया, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस में क्रांति की आग भड़की। फ्रांसीसी क्रांति ने अमेरिकी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया और अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा में लोकप्रिय प्रभुसत्ता को अत्यधिक महत्व प्राप्त हुआ। ब्राइस के शब्दों में लोकप्रिय प्रभुसत्ता का लोकतंत्र का आधार और मूल तंत्र है। संप्रभुता का अधिवास जैसे कि संप्रभुता का अधिवास राजा में, जैसे लुई 14वां हम कह सकते हैं उदाहरण। संप्रभुता जनता में निहित है 16वीं और 17वीं शताब्दी में कह सकते हैं। संप्रभुता का वास संविधान सभा में, जेनिंग्स और के सुब्बाराव कहते हैं। संप्रभुता का अधिवास विधायिका में है। विधि निर्माण करने वाली समस्त संस्थाओं में प्रभुसत्ता जो गेटल कहता है। संप्रभुता जो है इसमें हम ये कह सकते हैं कि समाज एवं राज्य के वास्तविक प्रभु अज्ञात हैं। जैसे कि ग्रे ने लिखा है, समाज के वास्तविक प्रभुओं की खोज नहीं की जा सकती। प्रभुसत्ता अमूर्त है। प्रभुसत्ता को कभी देखा नहीं जा सकता, उसका प्रयोग होता है, उसका केवल अनुमान लगाया जाता है। प्रभुसत्ता अदृश्य है। समाज के वास्तविक प्रभुओं को कभी नहीं देखा जा सकता और ना ही राज्य में कोई ये घोषित कर सकता है कि उसमें प्रभुसत्ता निहित है।
ऑस्टिन ने भी, जॉन ऑस्टिन का प्रभुसत्ता संबंधी सिद्धांत में हम देखें तो प्रभुसत्ता की कानूनी व्याख्या करने वालों में ऑस्टिन का नाम प्रमुख रूप से आता है। ऑस्टिन इंग्लैंड के प्रतिष्ठित विधि शास्त्री से थे। सन 1832 में उन्होंने अपनी पुस्तक विधि शास्त्र पर व्याख्यान में संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑस्टिन के शब्दों में, यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी अपने ही समान किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के बहुसंख्यक सदस्यों से आदतन आज्ञा पालन प्राप्त करता है, तो वह निश्चित उच्च सत्ताधिकारी उस समाज में संप्रभु है और वह समाज उच्च को सम्मिलित करके राजनीतिक और स्वतंत्र समाज है। यानी कि ऑस्टिन ने हॉब्स और बेंथम के विचारों से प्रभावित था जो ऑस्टिन, और उसने कानून की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया और तथा कानून को एक उच्च व्यक्ति द्वारा निम्न लोगों को दिया गया आदेश बतलाया। ऑस्टिन के शब्दों में कानून उन नियमों का संकलन है जो राजनीतिक दृष्टि से अधीन व्यक्तियों के लिए राजनीतिक दृष्टि से उच्च स्तर को का व्यक्ति या संप्रभु बनाता है। ऑस्टिन जो कहता है कि समाज का अधिकांश भाग उच्च कोटि के मनुष्य के आदेशों को मुख्यतः इसलिए मानता है कि उसे उच्च कोटि के मनुष्य में अपने अधीन व्यक्ति या व्यक्तियों पर असीम दबाव डालने की शक्ति होती है। ऑस्टिन के सिद्धांतों का विश्लेषण हम करें तो संप्रभु कोई निश्चित मनुष्य होना चाहिए। गार्नर, वह तो एक ऐसा निश्चित मनुष्य अथवा ऐसी सत्ता होनी चाहिए जिस पर स्वयं कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं होता है। संप्रभु सर्वोपरि होता है। आज्ञा पालन तथा आज्ञा पालन का स्थायित्व होता है। संप्रभु के आदेश कानून है। ऑस्टिन के मत में उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है। एकल प्रभुसत्ता है और प्रभुसत्ता अविभाज्य भी है। ऑस्टिन की जो आलोचना हुई, जिसमें सर हेनरी मैन, ब्राइस, A.R. लॉयड और ब्लंटसली और जेम्स स्टीफेंस आदि ने इसकी आलोचना की। समाज में निश्चित जनश्रेष्ठ की खोज कर पाना कठिन है। कानून संप्रभु की आज्ञा मात्र नहीं होता है। शक्ति का अत्यधिक महत्व होता है। आधुनिक लोकतंत्र राज्यों पर लागू नहीं होता है। संप्रभु अविभाज्य नहीं है। संप्रभुता असीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीयता के अनुरूप नहीं है। सिद्धांत खोखला है, असीमित नहीं है। यानी कि अभी कह सकते हैं कि प्रभुसत्ता की एकलवादी धारणा, यानी सर्वोच्च प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का सिद्धांत ही प्रभुसत्ता की एकलवादी धारणा कहलाता है। डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा के शब्दों में संप्रभुता संपन्न राज्य का सिद्धांत ही एकलवादी कहलाता है, क्योंकि इसकी मान्यता है कि प्रत्येक स्वतंत्र देश में एक ही सत्ता, राज्य की सत्ता सर्वप्रधान होती है। प्रभुसत्ता के कारण राज्य अन्य संघों व समुदायों पर अपनी श्रेष्ठता का दावा करता है। एकलवादी धारणा के अनुसार समाज की समस्त शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है और वह बिंदु राज्य है। राज्य की श्रेष्ठता की पहचान कानून के निर्माण तथा दंड के क्षेत्र में उसकी शक्तियों से की जा सकती है। अतः यह सिद्धांत निरंकुश सरकार का सिद्धांत बन जाता है। द्वितीय, इस सिद्धांत से यह ध्वनि निकलती है कि राज्य एक साध्य और व्यक्ति उसका साधन है। तृतीय, इस धारणा का परिणाम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बुरा पड़ा है और इसने अंतर्राष्ट्रीय जगत में अराजकता उत्पन्न करती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रभुसत्ता जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यानी प्रभुसत्ता की जो आलोचना मैंने पहले बता दी कि प्रभुसत्ता संपन्न व्यक्ति की निश्चित धारणा परमात्मक है। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था का संबंध में भी जो ऑस्टिन के विचारों गलत है। कानून धारणा भी गलत है और उसका कानून पालन में दंड प्रधान होना भी गलत है। प्रधान नहीं है, भावना प्रधान है। बहुत से विद्वान प्रभुता को विभाजित मानते हैं और बहुत से विद्वान प्रभुता को सीमित भी मानते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।